दिख रहा है, इसको मैं पाल लेता हूं, बाकी तो क्या ही है। हाँ जी, विनीत का हमारे बिना मन नहीं लगता है। अरे बाप रे बाप, बताइए, बच्चे जो हैं हमसे इतनी अपेक्षा रखे हुए हैं। हाँ जी, ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज के सेशन में जो हमने आपको बातें बताई हैं, मेरा विश्वास है कि आप जरूर इन बातों को मानेंगे और अपने जीवन में आने वाला परिवर्तन नोटिस करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जिसका बहुत आनंद आपको प्राप्त होगा, मुझे मालूम है कि हमारी क्लास में सबसे ज्यादा आनंद प्राप्त होता है जब पाकिस्तान की चर्चा होती है। पाकिस्तान की चर्चा होती है तो ऐसा लगता है अरे भाई साहब देख लिया, उसका हाल क्या हुआ हमें पता चल गया, उसकी फीलिंग आप लोगों को अलग आ रही होती है। लेकिन पाकिस्तान जिसके दम पर उछलता है, अगर उसकी हालत खराब हो तो आपको ज्यादा आनंद आएगा। तो आइए अब मैं आपको थोड़ा सा आनंद की तरफ ले चलता हूं, और ये आनंद नहीं, इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है जिसे मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये एक एग्जांपल है जिसके माध्यम से आप लोग बहुत सारी चीजें समझ जाएंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 1 अंतरराष्ट्रीय रूप से तो महत्वपूर्ण है ही, इसके अलावा भी आप लोगों को इकोनॉमिक्स की कुछ महत्वपूर्ण बातें समझ में आएंगी इस सेशन के अंदर। चलिए आइए बताते हैं क्या है कहानी। साथियों, तुर्की जैसे अपनी करेंसी रुपया है, ऐसे ही तुर्की की करेंसी है लीरा। और भैया तुर्की की जो करेंसी लीरा है, ये इन दिनों लीर हो रखी है। लीर हो रखी है का मतलब है कि इसकी वैल्यूएशन जो है वो बहुत बुरी तरह गिर गई है। वैल्यूएशन गिरने का मतलब क्या होता है, ये एक इकोनॉमिक्स की भाषा है। आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा। हालत इतनी खराब हो गई है डॉलर के मुकाबले लीरा की, कि यहां पर जो भी स्थितियां हुआ करती थी, स्थितियों से मतलब है कि भाई मार्केट के अंदर, कृषि के अंदर, दुकानों के अंदर, पेट्रोल पंप के बाहर लाइनें लगने लग गई हैं, लोग पैसे लेके जा रहे हैं, सामान नहीं खरीद पा रहे हैं। अचानक हर चीज लगभग 2 गुना महंगी हो गई है। अचानक हर चीज लगभग 2 गुना महंगी हो गई है। ऐसा हुआ है तुर्की के अंदर। तो भाई आज के सेशन में हम ये जानने वाले हैं कि तुर्की की करेंसी लीरा क्रैश क्यों हुई, और क्रैश होने के कारण वहां पर जो करेंसी क्राइसिस आया वो असल में था क्या, क्यों आया। और इसके साथ साथ यहां पर ये जो लाइन आप देख रहे हैं, लोगों के द्वारा कहा गया स्टेटमेंट, मैं कोई इंडियन न्यूज़पेपर की कटिंग नहीं लाया हूं, ये द न्यूयॉर्क टाइम्स की कटिंग है। अगर आप इसे पढ़ें तो आपको यहां पर देख करके लगता है कि आवर मनी हैज नो वैल्यू, हमारे धन की, हमारे लीरा की कोई भी वैल्यू नहीं बची, ऐसा लोगों का कहना है जो तुर्की के अंदर रहते हैं। तो जनाब ऐसी स्थितियां आई क्यों? न्यूयॉर्क टाइम्स में आप इस न्यूज को पढ़ रहे हैं, अल जजीरा में पढ़ रहे हैं। आप ये ना सोचें कि सर आप हमको खुश करने के लिए तुर्की की न्यूज लाए ना, भैया हम नहीं लाए। अंतरराष्ट्रीय अखबारों में जो खबर चल रही है हम वो सिखाएंगे, और हम तुर्की पे कम और आपको कंसेप्ट पे फोकस ज्यादा करेंगे। आपको इकोनॉमिक्स का एक बेहतरीन कंसेप्ट आज के इस सेशन से, ठीक है ना, आपको यहां से समझ में आएगा, बेहतरीन है। आइए चर्चा करते हैं। आप यहां पर कुछ प्रदर्शनकारियों को प्रदर्शन करते हुए देख रहे हैं। यहां पर लोग सरकार विरोधी नारे लगाते हुए दिख रहे हैं। कारण यह है, आप जरा विचार करिए कि आप कल कभी मार्केट में गए थे, आप कभी दुकान पर गए थे और आपने वहां देखा कि आपने जो सामान कल, उदाहरण के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि कल आपने कोई सामान 100 रुपए का खरीदा था, उदाहरण के लिए, अचानक आज आप जाते हैं, आपकी डेली रूटीन का वो सामान है और वो कोई ये कहता है कि ये सामान अब 100 का नहीं साहब 200 का हो गया है। ऐसी स्थिति में तुरंत आपका जो दिमाग है वो एकदम ठनक जाएगा कि यार मैं तो 100 ही लाया था, इतनी तो कमाई भी नहीं बढ़ी जितना कि आपने भाव बढ़ा दिया। अचानक एक चीज के साथ वस्तु हुई हो तो समझ में आए, जैसे इंडिया में प्याज टमाटर के साथ कभी कभी होता है, लेकिन आप पता चल रहा है कि पेट्रोल भराने गए तो पता चल रहा है कि भाव बढ़ गए, कपड़े खरीदने गए तो भाव बढ़ गए, लगभग हर चीज डबल कीमत की हो गई और महीने भर के अंदर डबल हो गई। आप इस चीज को थोड़ा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और नहीं कर पाएंगे तो विरोध करेंगे। चलिए तो अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूं लीरा की स्थिति क्या है, क्यों इसके बारे में इतना विरोध हो रहा है, मैं आपको थोड़ा बताता हूं। देखिए, जैसे इंडिया की करेंसी रुपया है, अमेरिका की करेंसी डॉलर है, ब्रिटेन की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है, जापान की येन है। ये जो करेंसीज हम लोग पढ़ते हैं ये उस देश की करेंसी तो होती है, लेकिन इस करेंसी की वैल्यू कितनी है ये अन्य देश की वैल्यू के सामने नापी जाती है। अब इस बात को इकोनॉमिक्स की भाषा में समझने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि यह विषय मतलब किसी पर्टिकुलर देश से कम, मतलब अंतरराष्ट्रीय रूप से समझना ज्यादा जरूरी है। अब इसको थोड़ा सा समझिए। मैंने कहा कि हमारा जो करेंसी है वो रुपया है। मेरे हिसाब से तो मेरा ये जो फोन है ये मैंने 1.25 लाख रुपए का खरीदा। अगर मैं डॉलर में बात करता और मान के चलता कि मेरा एक जो डॉलर है वो डॉलर 50 रुपए का होता, मेरा एक जो डॉलर है यानी अमेरिका का डॉलर है वो 100 रुपए का होता, तो मेरे इस फोन की कीमत अकॉर्डिंगली डबल हो जाती। मान लीजिए कि मैंने जब ये 1.25 लाख रुपए का खरीदा, उस समय तक डॉलर की कीमत $1 बराबर 50 रुपए थी। वहीं पर मैंने अगर आपसे यह कहा कि $1 की कीमत अब 100 रुपए हो गई है, यानी कि डॉलर तो वहीं रहा और रुपया जो है वो इतना गिर गया कि वो 100 हो गया, 100 रुपया हो गया। आप में से कईयों को इकोनॉमिक्स की भाषा समझ नहीं आएगी, लेकिन फोन रखे रखे ही 1.5 से 3 लाख का हो जाएगा। अब ये क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं, फिर हम थोड़ा आपको आगे लेके चलेंगे। इकोनॉमिक्स की भाषा में इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखो बेटा क्या है, मान लीजिए कि मैंने आपसे ये कहा कि भाई मेरे लिए
आलू, प्याज, टमाटर, गेहूं, जो आपको लेना है ले लीजिए। मैंने कहा भाई मेरे पास टमाटर है, वस्तुएं हैं, टमाटर 1 केजी टमाटर। थोड़ा सा इसको इकोनॉमिक्स की भाषा में समझते हैं, फिर हम लेकर के चलेंगे इसको अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर, फिर तुर्की पर भी लेके चलेंगे, लेकिन समझने से पहले आपको कंसेप्ट सीखना है। 1 किलो टमाटर है और मैंने मान लिया कि साहब ये 10 रुपए किलो है। एक बार के लिए उदाहरण पकड़ लिया हमने। अच्छा, वहीं मुझे एक चीज और पता थी, और वो क्या पता थी? मेरे को यह पता थी कि $1 जो है वो लगभग 70 रुपए का है। हमने एक बार के लिए इंडिया का रेट उठा के देख लिया, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं शॉपिंग करने जाऊं तो मुझे $1 में, अब ध्यान से समझना, मुझे $1 में 7 केजी टमाटर मिल सकते हैं। अब इस बात को समझ पा रहे हैं आप? क्योंकि 10 रुपए किलो के हिसाब से अगर टमाटर है तो मुझे $1 में 7 किलो टमाटर मिल सकते हैं। एक बात समझ ली? अच्छा, अब हमने इसको थोड़ा सा और चेंज किया, और क्या किया? मैंने कहा साहब $1 जो है वो आपके सामने हो गया 100 रुपए का। अब ध्यान से समझना आप इसको, 100 रुपए का हो गया तो इसका मतलब ये केस 2 है और ये पहला केस 1 है। दोनों केस को एक बार समझ लेना, फिर मैं आपको ये पूरी बात को समझाऊंगा इकोनॉमिक्स की भाषा के अंदर। $1 इज इक्वल टू 100 रुपए हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि मैं $1 में अब 10 किलो टमाटर परचेज कर सकता हूं। अब ध्यान से समझना, मेरे देश की करेंसी रुपया है, डॉलर नहीं है। तो डॉलर किसकी करेंसी है? डॉलर यूएस की करेंसी है। फिर बोले यूएस से आपको क्या लेना देना? मैंने कहा बेटा डॉलर केवल यूएस की ही नहीं, डॉलर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के रूप में स्वीकार कर रखी है। यानी भारत वाले भी अगर तुर्की से कुछ खरीदने जाएंगे तो वो रुपए में विश्वास नहीं करते या लीरा में विश्वास नहीं करते, वो डॉलर में ही तुर्की से कोई सामान खरीदेंगे। या फिर ऐसे समझिए कि अगर ब्रिटेन वाले तुर्की से कोई सामान खरीदते हैं तो वो तुर्की से सामान अपने पाउंड में नहीं खरीदेंगे, वो डॉलर में खरीदेंगे। डॉलर के अंदर क्या होता है? डॉलर को एक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के रूप में स्वीकार किया हुआ है। इस तथ्य को थोड़ा सा समय के लिए समझ लीजिए। ऐसा क्यों होता है इसके पीछे लंबी कहानी है, क्योंकि अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल देश है जिसके ऊपर इतना विश्वास है कि दुनिया बर्बाद हो जाएगी लेकिन अमेरिका बर्बाद नहीं होगा। ये जो विश्वास है ना, यही डॉलर को सबसे ज्यादा सर्वमान्य करेंसी बनाता है। कभी आएंगे इस मुद्दे पर भी, फिलहाल के लिए हम ये समझते हैं कि 10 किलो टमाटर आ जाएंगे। तो आपको यहां पर एक कंसेप्ट सीखना होगा और वो ये क्या है? पहले $1 इज इक्वल टू 70 रुपए था, अब $1 इज इक्वल टू 100 रुपए हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डॉलर तो मजबूत हो गया और जो रुपया है वो कमजोर हो गया। दोबारा समझिए, $1 में जहां 70 रुपए आते थे वहां अब $1 में 100 रुपए आ रहे हैं। तो मजबूत कौन हुआ? मजबूत तो डॉलर हो गया। कमजोर कौन हुआ? कमजोर रुपया हो गया। क्यों? जहां पहले $1 में 1/7 डॉलर आता था, अब वहां $1 के अंदर 1/100 जो डॉलर है ना वो आएगा। आप ऐसे समझ के देखिए, पहले $1 में अगर मैं इसको मतलब कन्वर्ट कर दूं तो $1 इज इक्वल टू 1/70, और इधर की तरफ देखिए तो जरा $1 इज इक्वल टू 1/100। तो ध्यान से समझिएगा आपको क्या मिल रहा है। अगर हम एकदम सिंपल कैलकुलेशन निकालें तो हमें यह समझ में आया कि रुपए की स्थिति में जहां पहले $1 में 1/70 डॉलर मिलता था, अब $1 में 1/100 डॉलर मिल रहा है। इसका मतलब कम मिल रहा है डॉलर, अर्थात डॉलर के मुकाबले यानी रुपए की अगर हम बात करें तो रुपए का भाव गिर गया है। बेटा वैल्यू का गिरना जो है ना, ये डीवैल्यूएशन कहलाता है। क्या कहलाता है? डीवैल्यूएशन। किसका हुआ? मुद्रा का डीवैल्यूएशन। हिंदी में किस कहते हैं इसे? मुद्रा का अवमूल्यन। मुद्रा का अवमूल्यन। अवमूल्यन। अब आप पूछेंगे इससे क्या फर्क पड़ा? भाई डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी हुआ, इससे क्या फर्क पड़ा? अब मैं आपसे पूछता हूं क्या फर्क पड़ा। ध्यान से सुनिए। अब मान लीजिए कि आप हैं एक व्यापारी, आपके पास 2 ऑप्शन है साहब। एक तो हुए आप अमेरिका वाले और एक हुए आप इंडिया वाले। अब ध्यान से समझना साहब, आप व्यापारी हैं और व्यापारी हैं तो आपके सामने 2 ऑप्शंस हैं। एक तो आप अमेरिका से आए हुए व्यापारी हैं। अगर आप अमेरिका से आए हुए व्यापारी हैं तो आपके पास में पैसे के नाम पर यानी धन के नाम पर डॉलर होगा। आप इंडिया में आकर के डॉलर में ही सामान परचेज करना चाहेंगे। आपको तो इंडिया का हाल ही नहीं पता कि इंडिया में चल क्या रहा है, आपको तो केवल डॉलर में माल खरीदना था। आप मुझे बताएं, जब मुद्रा की वैल्यू गिरती है यानी मुद्रा का अवमूल्यन होता है, अवमूल्यन बोले तो जहां $1 पहले 70 रुपए का था, अब $1 100 रुपए का हो गया है। ऐसी स्थिति में आप मुझे यह बताइए, अमेरिका के आए हुए व्यक्ति को इंडिया में मिलने वाला सामान जो कि पहले 1 किलो टमाटर 10 रुपए किलो जो मैंने लिख रखा है, यह इसके लिए अच्छा सौदा होगा या घाटे का सौदा होगा? यानी अमेरिकी व्यापारी को इंडिया में आके फायदा होगा या नुकसान होगा? कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए कि क्या होगा अमेरिकी व्यापारी को यदि वो इंडिया आता है। ऐसी स्थिति में आता है जब डॉलर के भाव बढ़ गए हैं, रुपए के भाव गिर गए हैं, मुद्रा का अवमूल्यन हो गया है। ऐसी स्थिति में क्या होगा?
आपका आंसर एकदम मच एक्सपेक्टेड आंसर होगा और मच एक्सपेक्टेड आंसर यह है कि साहब फायदा हो गया। किसको फायदा हो गया साथियों? साथियों अमेरिका के व्यापारी को फायदा हो गया। क्यों? क्योंकि अब ये इंडिया से सामान ज्यादा परचेज कर पाएगा। अब ये डॉलर में जहां पहले 7 किलो टमाटर खरीद के ले जा सकता था, अब ये 10 किलो टमाटर खरीद के ले जा सकेगा। चूंकि अमेरिका का व्यापारी ज्यादा टमाटर यहां से खरीद के ले जा सकेगा, तो बताइए मेरे देश के यानी कि इंडिया के व्यापार में इंपोर्ट बढ़ेगा या एक्सपोर्ट बढ़ेगा? यानी कि एक प्रकार से अब ये जो व्यापारी है ये क्या विचार करेगा कि यार पहले तो मैं 7 किलो ही खरीद पाता था, अब मैं 10 किलो खरीद सकता हूं, ज्यादा खरीद लेता हूं क्योंकि माल सस्ता है। सस्ते के चक्कर में आप भी ज्यादा ले आते हैं, आपके देश का एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा। क्या आप यह समझ पा रहे हैं? कंसेप्ट नंबर 1 समझ लीजिए। और क्या है कंसेप्ट? यहां पर ध्यान से देखिएगा। मुद्रा का अगर अवमूल्यन होता है, वैल्यू अगर डिग्रेड होती है, तो आपके एक्सपोर्ट इंक्रीज होते हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? व्यापार में आपको लाभ होता है। इसी बात को मान करके कई बार खुद कुछ देश अपने करेंसी के भाव गिरा देते हैं, अपने वैल्यू के भाव गिरा देते हैं, जो कि आपने कई बार चीन के केस में देखा है। वो डॉलर के मुकाबले अपने यहां की जो रेनमिनबी है उसको धीरे से कम कर देता है, युआन जो है उसको कम कर देता है। आई इतनी बात समझ में? अब कंडीशन नंबर 2 लेते हैं। कंडीशन नंबर 2 क्या है? कंडीशन नंबर 2 इसी वाले मुद्दे को थोड़ा सा अलग तरीके से समझते हैं। जैसे मैंने आपको कहा एक्सपोर्ट तो इंक्रीज हुए साहब, लेकिन आपके सामने ऑप्शन नंबर 2 है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? आपके देश में अधिकांश सामान इंपोर्ट किया जाता है, आपके केवल टमाटर बिकने वाले नहीं हैं। आप इसी परिस्थिति में एक और विचार कीजिए। यह तो खुशी थी कि आपके एक्सपोर्ट बढ़ गए, लेकिन जरा उल्टा चलते हैं। उल्टा क्या चलते हैं भाई? मुझे अमेरिका का सामान परचेज करना है, मुझे दुनिया के देशों से सामान परचेज करना है। जैसे मुझे दुनिया के देशों से तेल परचेज करना है, मुझे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स परचेज करना है, मैकेनिकल गुड्स परचेज करना है, दवाइयां परचेज करनी है, हवाई जहाज परचेज करने हैं, हथियार परचेज करने हैं। मेरे पास तो रुपया ही था। मेरे पास तो पहले 70 रुपए के अंदर $1 मिलता था, अब 100 रुपए में डॉलर हो गया है। मतलब डॉलर तो मजबूत हो गया, मेरा रुपया गिर गया। अब आप मुझे बताइए कि मेरे इंपोर्ट जो मैं करने वाला हूं वो इंपोर्ट आसानी से होंगे या मुश्किलों से होंगे? आसान से आप एक पॉइंट ध्यान से समझ चुके होंगे, आसान भाषा में समझ चुके होंगे कि सर इंपोर्ट तो बहुत महंगे हो गए। बहुत महंगे हो गए का मतलब जहां आप 70 रुपए में आराम से 2-4 गोलियां खरीद लेते, अब आपको अपने देश का 100 रुपया खर्च करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको 2 गोलियां मिलेंगी। इसका मतलब आपका इंपोर्ट जो है वो प्रभावित हो जाएगा, यानी कि इंपोर्ट महंगा हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, और महंगा हो जाएगा तो इसका मतलब यह है कि यह कम भी हो जाएगा। अब आप पूछेंगे ओहो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि इंपोर्ट कम हो गए, एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गए। हर व्यक्ति, हर नेता यही तो चाहता है। क्या चाहता है? कि भाई उसके देश में एक्सपोर्ट बढ़ जाए और इंपोर्ट कम हो जाए। सुन के तो बहुत अच्छा लगा यार, कितना अल्टीमेट देश हो गया है जिसने एक्सपोर्ट इंक्रीज कर दिया है, इंपोर्ट घटा दिया है। लेकिन जनाब अगर आपके देश में इंपोर्ट के नाम से या इंपोर्ट की हुई वस्तुओं से ही आपका देश चलता है, अब आप पूछेंगे अरे बाप रे ऐसा कौन सा देश है जो इंपोर्ट की हुई वस्तुओं से ही चलता है? मैं बताऊं, आप अपने आप को उठा के देख लीजिए, कहीं और जाने की जरूरत क्या है। आप जिस मोबाइल में मुझे देख रहे हैं यह मोबाइल भी चाइना का है, चाइना से बना हुआ आया है। कोरोना काल में इस मोबाइल के अंदर आने में दिक्कतें हो गई थी क्योंकि इंपोर्ट रुक गए थे। आपका मोबाइल ब्लैक में मिला था। जो मोबाइल आप लोग आज 10,000 में खरीदे थे वो पहले 15,000 तक भी पहुंच चुका था, 12,000 का पहुंच गया था। लैपटॉप जिसमें आप मुझे सुन रहे हैं ये मिलने में ब्लैक मार्केटिंग होने लग गई थी, मिल ही नहीं रहा था। यानी कि जब आपका देश ऑलरेडी इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है तो आपका यह कदम आत्मघाती हो सकता है, क्योंकि आपके देश के अंदर तरक्की के नाम पर वो इंपोर्टेड वस्तुओं का बहुत बड़ा योगदान है। जरा विचार करिए, मेरे देश में अधिकांश तेल इंपोर्टेड ही है, ऑयल जो है वो इंपोर्टेड ही है। अब वो इंपोर्टेड तेल अगर महंगा हो गया, महंगा होने से मतलब समझ रहे हैं, मेरी वैल्यू गिर गई, मेरे इंपोर्ट रुक गए, तो मेरे यहां तो महंगाई बढ़ना एकदम तय है। छोटा सा विचार लगाएं कि एक बार के लिए अगर मैंने ये कह दिया कि भाई रुपए की वैल्यू गिर गई, तो आप मुझे सोच के बताएं कि आपने जो तेल मंगवाना है बाहर से, पेट्रोल, डीजल या केरोसिन जो भी मंगवाना है, वो सस्ता आएगा कि महंगा आएगा? आंसर है ऑब्वियसली बात है सर महंगा आएगा, क्योंकि आपकी तो हालत खराब हो रखी है। ऐसी स्थिति में आप तेल या तो कम मंगाएंगे, और तेल अगर पूरा मंगा लिया तो सब वैल्यू एडिशनल जुड़ जाएंगी। इसका मतलब आपके देश के अंदर महंगाई तो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि इसके दो पक्ष हैं।
पहलू नंबर 1, मुद्रा जब डिवैल्यूएट करती है तो एक्सपोर्ट इंक्रीज होते हैं, ये अनडाउटेबली सही है। लेकिन जब मुद्रा डिवैल्यूएट करती है तो इंपोर्ट भी महंगे हो जाते हैं। अपने आप में इंपोर्ट की हालत ऐसी हो जाती है कि आप ना चाहते हुए भी देश के अंदर इंपोर्ट कम होने से डिमांड इंक्रीज होने लगती है। जब सप्लाई कम है, डिमांड बढ़ गई है, तो वस्तुएं महंगी मिलने लगती हैं। और यही स्थिति बनी है वर्तमान में तुर्की के अंदर। क्या हुआ है, आइए अब तुर्की के मुद्दे के ऊपर हम चलते हैं ताकि आप इस बात को समझ पाएं। फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए कि $1 में 13 लीरा आती हैं। जैसे $1 के अंदर 75 रुपया आता है, ऐसे $1 के अंदर 13 लीरा आती हैं। भारत के मुकाबले यानी रुपये के मुकाबले अगर हम लीरा की बात करते हैं तो लीरा मजबूत है, यानी कि एक प्रकार से ऐसे समझिए ₹1 में 5.5 या 1 लीरा में 5.5 रुपए आते हैं। भारत के मुकाबले बात भी नहीं हो रही है। मुद्दा यह है कि साहब नवंबर के अंदर लीरा के भाव 40% गिर गए। सीधा सा मतलब यह समझिए, जहां 100 का था अब वो 140 का हो गया। यानी कि एक प्रकार से ऐसे समझिए कि $1 में पहले 100 लीरा आता था, तो अब $1 में 140 लीरा आ रहा है। यानी कि इसकी वैल्यू में जबरदस्त गिरावट देखी गई है। तो अब हुआ क्या? अब सबसे बड़ा सवाल यह बना कि ऐसी स्थिति बनी क्यों? तो अब इसके पीछे जिम्मेदार है नन अदर देन हमारे कलाकार रसप तय्यब अर्दगन। इनका कहना क्या था? जो यहां के राष्ट्रपति हैं अर्दगन, उनका क्या कहना है, अब जरा वो सुनिए। दुनिया में जैसे ही इकोनॉमिक क्राइसिस, या फिर ये समझिए कि जैसे ही कोरोना गया, कोरोना के जाते ही वर्ल्ड के अंदर धीरे धीरे क्या बढ़ने लगी? मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ने लगी। यहां पर अर्दगन ने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसा कर दूं कि मैं अपनी मुद्रा की वैल्यू गिरा दूं, या फिर इसको उल्टा समझिए, क्यों ना मैं ऐसा कर दूं कि मैं अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज के माध्यम से इंटरेस्ट रेट घटा दूं। इससे क्या होगा? इससे लोगों के पास पैसा ज्यादा बढ़ेगा और डॉलर के मुकाबले वैल्यू जो लीरा की है वो कम हो जाएगी। और ऐसा करने से तुर्की के एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएंगे, और तुर्की के एक्सपोर्ट इंक्रीज होंगे तो आने वाले समय में तुर्की जो है वो दुनिया में जबरदस्त तरीके से उभर के चला आएगा। साथियों, इनको ऐसा करने से मना किया गया। किसने मना किया? एक प्राणी जिसकी मैं आपको फोटो दिखाता हूं। ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं, इनका नाम है नासी एगबॉल। साथियों, इन्होंने कहा कि साहब हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमने आपके जैसे अपने आरबीआई है ना, चलो थोड़ा सा मैं एक कंसेप्ट और सिखा देता हूं ताकि आप इस बात को और गंभीरता से समझ पाएं। थोड़ा सा एक कंसेप्ट और सीख लीजिए। बेटा क्या होता है ना, देश में 2 प्रकार की पॉलिसीज होती हैं किसी भी देश के अंदर। मतलब अगर पैसे से रिलेटेड बात हम कर रहे हैं तो 2 प्रकार की पॉलिसीज होती हैं। एक पॉलिसी का नाम होता है फिस्कल पॉलिसी और एक पॉलिसी का नाम होता है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी साथियों, मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है ना, वो किसी भी देश की जो सेंट्रल बैंक होती है वो फॉलो करती है। जैसे मान लीजिए हमारे यहां पर आरबीआई है, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के द्वारा लीड की जाती है। वहीं जो फिस्कल पॉलिसी होती है, उस फिस्कल पॉलिसी को साथियों जो देश की खुद की मतलब एक तरह से वित्त मंत्रालय है, उसके द्वारा फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा लीड किया जाता है। जिसके अंतर्गत आप देखते हैं कि सरकार ने कृषि के लिए इतना बजट रिलीज कर दिया, सरकार ने विज्ञान के लिए इतना बजट, डिफेंस के लिए इतना बजट रिलीज कर दिया, वो ये वाला पार्ट है। आरबीआई के द्वारा जो मॉनिटर होती है वो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, जिसमें आरबीआई आपको सस्ते लोन देना या फिर लोन के एफडी के ऊपर ज्यादा ब्याज देना, रेपो रेट का घटाना बढ़ाना, रिवर्स रेपो रेट का घटाना बढ़ाना, ये सब करती है। ऐसे ही तुर्की के अंदर भी उनकी अपनी रिजर्व बैंक है। उस रिजर्व बैंक ने जो पॉलिसी निकाली उसका नाम मॉनेटरी पॉलिसी हुआ। अब उस मॉनेटरी पॉलिसी के लिए वहां पर कोई गवर्नर रहा होगा, जैसे अपने यहां शक्तिकांत दास है। उनमें से एक गवर्नर का नाम है जो कि यहां पर रहा, उसका नाम क्या है? नासी एगबॉल। नासी एगबॉल 2021 में अर्दगन से मना किए थे कि कृपया करके आप हमारी पॉलिसी में इंटरफेयर मत करना, क्योंकि बैंक अपने द्वारा चलता है, राजनेताओं के कहने से नहीं चलता, आपके विजन से नहीं चलता। अर्दगन नहीं माने और अर्दगन ने इन्हें ही नौकरी से हटा दिया। 2021 के अंदर अर्दगन ने इस व्यक्ति को ही नौकरी से हटा दिया। बोले तुमको बैंकिंग नहीं आती, मुझको आती है। इस व्यक्ति को नौकरी से हटा दिया। यह व्यक्ति जब नौकरी से हटाया गया 2 साल के अंदर अंदर, तो इसने इसके हटते ही यहां पर क्या किया गया? इसको हटाते ही यहां पर तुरंत इन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर छेड़खानी शुरू कर दी और अर्दगन ने अपना नया व्यक्ति यहां अपॉइंट कर दिया, जिसका नाम था शहब। आपको जानने की जरूरत नहीं है कि क्या नाम था, क्यों था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। इस व्यक्ति को हटा करके यहां की मॉनेटरी पॉलिसी के लिए एक नया व्यक्ति नियुक्त कर दिया गया। यह सारी बातें वही मानता था जो अर्दगन कहते थे। और अर्दगन ने क्या किया? इस व्यक्ति से कहा, आरबीआई के गवर्नर से, वहां की आरबीआई के गवर्नर से, कि बेटा तुम एक काम करो, तुम यहां पे अपना इंटरेस्ट रेट कम कर दो। बोले उससे क्या होगा? बोले उससे लोगों के पास ज्यादा लीरा पहुंच जाएगा। ज्यादा लीरा पहुंच जाएगा तो क्या होगा? बोले एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा। बोले एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा तो बोले बहुत बढ़िया, हमारा देश ग्रो करने लग जाएगा। इन भाई साहब ने ये वाली जो बात थी ये यूनिडायरेक्शनल सोच ली, एक तरफ से सोच ली कि एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन ये भूल गया कि इसके देश में बहुत सारा सामान इंपोर्ट किया जाता है। और मुसीबत वहीं फंस गई। फंस ये गई कि एक्सपोर्ट तो इंक्रीज होने शुरू हो गए, लेकिन इंपोर्ट के नाम पर साहब इसके साथ दिक्कतें होना शुरू हो गई। अब
इसको अपने द्वारा भांडा भी तो फोड़ना था, किसी के ऊपर जाकर के अपना गुस्सा भी तो निकालना था, तो गुस्सा किस पे निकालता? तो देखिए पहली बात तो ये हो गया कि दिमाग था नहीं और दिमाग लगा दिया गया है ना। आजकल क्या है, राजनेताओं को सब कुछ आता है, राजनेताओं को मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आती है, वो बता सकते हैं कि लैंडिंग कब करानी है, उन्हें डिफेंस भी आता है, वो ये बता सकते हैं कि बादल होंगे तो क्या फायदा होगा। ऐसे ही उनको इकोनॉमिक्स भी आती है कि सरकार को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि राजनेता है ना वो व्यक्ति, तो उसको सब आता है। यानी वो दुनिया की पता नहीं कौन सी पढ़ाई ऐसी पढ़ लिया है जो कि इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं जानता, लेकिन राजनेता सब जानता है। तो भाई साहब इस व्यक्ति को भी ऐसा ही मतलब उल्टा सीधा दिमाग में बैठ गया कि भाई इसको सब कुछ आता है, और इसने इनको डायरेक्शन दे दी जो ऑलरेडी बेचारे पढ़े लिखे लोग बाग थे, और वो इसकी बातों में आ गए। हालात ये हो गए कि तुर्की की लाइन लग गई है, सड़कों के ऊपर लोग खड़े हो गए हैं कि भाई अब हम करें क्या, जो सामान हमको खाना है अब वो डबल महंगा हो गया है, अब इसके लिए क्या किया जाए, किसको जिम्मेदार ठहराया जाए। अब ये अपने ऊपर तुम्हारा वो नहीं कर सकता, जिम्मेदारी ले नहीं सकता, तो क्या करें। तो भाई जिम्मेदारी के लिए एक ही व्यक्ति मिलता है, और वो कौन है? यूरोपियन वर्ल्ड ने हमारे साथ धोखा किया है। बोले आपके साथ क्या धोखा कर दिया साहब उन्होंने? बोले हमको खराब दिखाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। हमारे जो एक्सपोर्टेड वस्तुएं हैं, जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, वो तो सस्ते दामों में खरीद रहे हैं, खुद लोग जो अपना माल हमारे पास भेज रहे हैं वो महंगा करके भेज रहे हैं ताकि हमारे देश में महंगाई बढ़ जाए। बहुत बढ़िया साहब, इसीलिए तो राजनेताओं से सब बच के रहना चाहते हैं। तो ये है साथियों पूरी की पूरी स्थिति। अब जब इनके ऊपर ये सारी बातें आई तो इनको समझाया गया कि साहब देखो आपकी जिद के आगे हालात खराब हो जाएंगे। तो फिर इन्होंने तुरंत एक डिसीजन लिया, और तुरंत डिसीजन क्या लिया? जैसे इंडिया में अपनी आरबीआई के पास में फॉरेक्स रिजर्व है, यानी विदेशी मुद्रा भंडार है, तो विदेशी मुद्रा भंडार है तो इन्होंने तुरंत दिमाग लगाया। बोले एक मिनट, आप लोगों को परेशानी क्या है? परेशानी यह है कि आप अपना सामान बेचते हो तो बेचने से तो डॉलर मिलता है, लेकिन जब खरीदते हो तो लीरा में खरीदते हो। बोले हाँ, चिंता क्यों, अपन भी डॉलर में खरीदेंगे। बोले कैसे खरीदोगे? बोले अपने पास जो विदेशी मुद्रा भंडार भर के रखा हुआ है ना, अपन ने जो विदेशी मुद्रा भंडार भर के रखा हुआ है वो कब काम आएगा, निकाल लो उसको, उससे सामान खरीदो, लीरा से मत खरीदो। फिर लोगों ने दिमाग पकड़ लिया। अरे बोले भाई साहब महान बुद्धि, यहां पर इस बात को समझने का प्रयास करो कि जा आपका फॉरेक्स रिजर्व रहा है, यानी कि वो डॉलर जाए या आपका लीरा जाए, बात एक ही है। लेकिन इनको ये बात भी नहीं समझ में आई, क्योंकि ये अर्थशास्त्री भी बन गए हैं। ये वो दुग्गल साहब हैं, अगर आपने एक फिल्म देखी हो मुझसे शादी करोगी, उस फिल्म के अंदर दुग्गल साहब हैं। वो दुग्गल साहब कभी कभी बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं, कभी कभी बहुत अच्छे इंजीनियर होते हैं, कभी पुलिस वाले होते हैं। ऐसी ही राजनेताओं को भी आजकल भूख सवार हो रखी है। कभी ये अर्थशास्त्री होते हैं, कभी ये अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार होते हैं, कभी ये रक्षाविद होते हैं, ये बहुत सारे किरदार निभाते हैं राजनेता। तो ऐसी स्थिति में साहब इन्होंने क्या किया, अपना फॉरेन रिजर्व भी बेच डाला। ये कल की न्यूज है। इन्होंने साहब तुरंत ये निर्णय लिया कि सेंट्रल बैंक से कहो कि वो अपना फॉरेक्स रिजर्व बेचे और उसी से माल खरीदेंगे। लोगों ने कहा प्रभु फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो जाएगा तो देश खत्म हो जाएगा। बोले नहीं, अपन को क्या है, अपन को लीरा खर्च नहीं करना है। बोले वाह महाबुद्धि। तो उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि लीरा की हालत लीर क्यों हुई। अब रही सही हालत तो आपको पता ही है। अब आप पूछेंगे सर लेकिन फिर भी किया तो किसी ने बुरा ही है उसके साथ में। किसके साथ में? तुर्की के साथ में बुरा तो किया है सर। लोगों को थोड़ा सस्ते दामों पर सामान मिलना तो चाहिए था सर। हाँ बिल्कुल मिलना चाहिए था, लेकिन इसको थोड़ी सजा के रूप में प्यार मोहब्बत भी तो दी गई है। बोले किस बात की? बोले भैया इसको ग्रे लिस्ट में डालने का थोड़ा तो आनंद मिलना चाहिए। बोले क्यों? बोले भैया ये जिस तरह से FATF के अंदर पाकिस्तान का साथ देने लगा हुआ था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में, तो भैया अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने उठा करके इसको डाल दिया पाकिस्तान के साथ में थोड़ा समय बिताओ। अब साहब हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। हालत वही हुई और निपट दोनों गए। फिलहाल के लिए तुर्की के हालात ऐसे ही हैं। कुछ भी सुधार अगर इसमें होता है तो हम जरूर बताएंगे। ठीक है, एक चीज यहां पर और जान लीजिएगा, एक्सपोर्ट इंक्रीज इंपोर्ट महंगा, इससे लगता क्या है? अब मैं आपको छोटी सी चीज और बता देता हूं, फिर हम तुरंत आगे बढ़ेंगे। दोनों ही स्थिति में आपको वैल्यू ज्यादा मिल रही है। एक्सपोर्ट बढ़ गए तो आपके पास में निर्यात बढ़ गया, आपकी वैल्यूज बढ़ गई। इंपोर्ट बढ़ गया, इंपोर्ट महंगा हो गया तो फिर वैल्यू इंक्रीज हो गई, यानी कि जो चीज पहले 10 रुपए में मिलती थी अब 15 की हो गई। ऐसे ओवरऑल जीडीपी में इंक्रीज हो गया। तो तुर्की के अंदर अर्दगन दुनिया को यह समझाने लग रहे हैं कि देखो मेरी जीडीपी सबसे तेज बढ़ी है। और साथियों जीडीपी महंगाई के साथ बढ़े तो वो अच्छी जीडीपी नहीं कहलाती। वो बात सही है कि दुनिया में सेकंड फास्टेस्ट जो ग्रो की जीडीपी